हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपने क्लास थर्ड है हमारी और चैप्टर फर्स्ट है क्लास नाइन्थ का हमारे आसपास के पदार्थ। पार्ट 3 में ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इस टॉपिक का प्रारंभ हम लोगों ने बहुत जल्दी कर दिया था, लेकिन पार्ट सेकंड लाने में थोड़ा टाइम लग गया। पार्ट थर्ड पार्ट सेकंड अब से क्लास बहुत जल्दी होगी और हम लोग आपके साथ बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। तो हम लोग आइए प्रारंभ करते हैं क्लास थर्ड का। क्लास थर्ड में हम लोगों को पढ़ना है वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर जल का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के मुख्यतः 4 कारण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में वाष्पीकरण को प्रभावित करने के 4 कारक हैं और जो पहला कारक है वो क्या है, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, यदि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल अधिक हो तो यदि जल के ऊपरी सतह का एरिया मीन्स क्षेत्रफल ज्यादा हो, यदि जल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो तो वाष्पीकरण अधिक होगा। एक तो ये टॉपिक है, जितना ज्यादा क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण। जैसे कि नदी में कम वाष्पीकरण होगा, समुद्र में ज्यादा वाष्पीकरण होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। तो सीधी बात है कि सतह और क्षेत्रफल वाष्पीकरण पर डिपेंड करते हैं, ठीक। अगर सीधे रिलेशन निकालें तो सीधे कह सकते हैं हम लोग वाष्पीकरण प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्षेत्रफल। नहीं ये नहीं, सीधे प्रोपोर्शनल है क्षेत्रफल के, ठीक है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल में इंक्रीजमेंट आएगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा और अगर क्षेत्रफल में डिक्रीजमेंट आएगा तो वाष्पीकरण भी घटेगा। अब दूसरी कौन सा है, ताप में वृद्धि। अब तापमान में वृद्धि, देखो ताप बढ़ाने पर
वाष्पीकरण बढ़ता है। ये सीधा सीधा है, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण होता है। जैसे कि जब आप पानी को उबालते हैं, जब पानी को नीचे से हीट करते हैं गैस पे रख के, तो वो धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है, वो गैस में परिवर्तित होने लगता है। ये इसी का एग्जाम्पल है। तीसरी तीसरी क्या है, तो आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, वायु में नमी रहने से, वायु में नमी रहने से वाष्पीकरण कम हो जाता है। आर्द्रता में कमी मतलब जब बरसात हो जाती है तो वायुमंडल में नमी आ जाती है, और नमी आ जाएगी तो वाष्पीकरण कम होगा। पेपर में सीधे पूछा था वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखें, तो आप लिखेंगे कि वाष्पीकरण को मुख्यतः प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहले हरित डालना, सतही क्षेत्रफल, दूसरा तापमान में वृद्धि, तीसरा आर्द्रता में कमी, और फिर इनके बारे में अलग से लिखना। अभी हम चौथा आप लोगों को बता रहे हैं। चौथा है वायु की गति। चौथा है वायुमंडल की, बेसिकली 3 ही इंपॉर्टेंट है। चौथा आप ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, होते तो 4 है लेकिन 3 ही सही है। चौथा 3 ही कर लीजिए, या अगर हमें भी ये याद आ जाएगा तो हम वो भी बता देंगे। अब मेन चीज आती है क्वथनांक और वाष्पन में अंतर। क्वथनांक और वाष्पन में अंतर, चलो अब हम लोग वो भी देख लेते हैं कि क्वथनांक और वाष्पन में क्या अंतर है। क्वथनांक और वाष्पन में अगर अंतर देखें तो देखो, इस तरफ लिख ले हम लोग वाष्पन, इस तरफ लिख ले हम लोग क्वथनांक, इस तरफ लिख ले क्वथनांक। तो बेसिकली 3 डिफरेंस है। अब कौन कौन से डिफरेंस है, चलो लिखते हैं। यह कम तापमान पर होता है, और क्वथन के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए। यह एक निश्चित तापमान पर होता है। दूसरा हेडिंग है, यह एक स्लो प्रोसेस है, यह मंद, स्लो प्रक्रिया है। यह तीव्र प्रक्रिया है। तीसरा, यह प्रक्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। यह प्रक्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। तीसरा, यह प्रक्रिया द्रव के
किसी भी भाग में होती है। क्वथनांक और वाष्पन में यही 3 अंतर है इम्पोर्टेंट, जो हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है ना बच्चों? बस एक और बची है। हमने आपको, ये हो गया वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। ये कम तापमान पर होती है, ये एक निश्चित तापमान पर होती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक तीव्र प्रोसेस है। ये प्रक्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, ये प्रक्रिया द्रव के किसी भी भाग में होती है, द्रव के किसी भी भाग में होती है प्रोसेस। तो 3 एग्जांपल है इसके। अब बस एक टॉपिक और बचा है, और वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो एग्जाम में आता है। कौन सा? अब वो बस एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है पदार्थ की। हमने शुरुआत में आपको 3 अवस्थाएं बताई। एक ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना बच्चों? लेकिन पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था बताई थी, लेकिन अब शोध हो गए हैं जिसके आधार पर कुल पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई हैं। अब 3 नहीं रही, अब पदार्थ की 5 अवस्था हो गई है। कौन कौन सी? जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा। और जो 5वीं अवस्था है वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम लोग कहते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 3 अवस्थाएं हैं। बस इनके बारे में आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, इनके बारे में आप लोगों को फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। तो आज की 5 अवस्था हो गई, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC। अब हमारे आसपास के पदार्थ में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो सारी फिनिश हो चुकी है, सारी हमने आप लोगों को बता दी है। जो जो पेपर में आती है वो हम लोगों ने आपको उसमें स्पेशली टिक लगवा दिया है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा, पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति के बारे में पढ़ा, और फिर उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी, जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण किसे कहते हैं, बाष्पीकरण को प्रभावित कौन करता है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। अब ये टॉपिक पूरी तरीके से फिनिश होता है। अब दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। आप लोग भी पढ़िए और ये चैप्टर को फिनिश करिए। फिर हमारे साथ सेकेंड चैप्टर के लिए जुड़िएगा, जो कि होगा हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। ठीक है दोस्तों? तो पहला चैप्टर का समापन हो चुका है। पहले चैप्टर में कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं बची है जो छोड़ी हो। बस प्रत्येक डेफिनेशन आप हमसे पढ़िएगा। हमारे बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप अपने पेपर में उन एग्जाम्पल्स को लिख देते हैं जो कि बहुत डिस्क्राइब तरीके से लिखे गए, बहुत 3-4 लाइन के एग्जाम्पल, उन्हें पढ़िए और उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू आप अपना एग्जाम्पल बनाइए और अपने पेपर में लिखिएगा, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे और आपकी बुद्धि भी विकसित होगी। और बेसिकली साइंस माइंड का ही डेवलपमेंट है।
जो माइंड में पार्ट होता है सेरिब्रम, वो साइंस के माध्यम से ही विकसित होता है। माइंड में मुख्यतः माइंड तीन प्रकार का होता है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क का एक पार्ट होता है सेरिब्रम, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पता है। सेरिब्रम साइंस में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, रीजनिंग, साइंस, मैथ, इन तीनों चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपका सेरिब्रम पार्ट उतना ही डीप होगा। और सेरिब्रम जिसका अच्छा होता है उसकी कैप्चर पावर उतनी ही अच्छी होती है दोस्तों। बेसिकली पहला चैप्टर फिनिश है। थैंक यू दोस्तों, ये टॉपिक फिनिश है।